अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमलों में शिद्दत आ रही है। पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की जो अफगान एम्बेसी है उस पर अटैक हुआ, चमन बॉर्डर पर मल्टीपल अटैक्स हुए और इसके अलावा दूसरे क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। हो क्या रहा है? क्यों अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस पर कांस्टेंट हमले किए जा रहे हैं? इस मसले के पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि लास्ट वीक पाकिस्तान की जो एम्बेसी है काबुल में, वहाँ पर अटैक हुआ, जहाँ पर पाकिस्तान के जो चार्ज दी अफेयर्स हैं, जो एम्बेसडर का जिनका रोल होता है, उन पर हमला किया गया और एसएसजी ने उनको बचाया खुद गोली खाकर। उसके बाद हमने देखा कि चमन बॉर्डर पर एक अटैक होता है जिसमें पाकिस्तान के 6 सिविलियंस शहीद हो जाते हैं, मल्टीपल लोग उसमें ज़ख्मी होते हैं। और अभी कल का वाक़या अगर हम देखें, शदीद फायरिंग एक बार फिर की गई जिसमें 2 जानें चली गईं और तकरीबन दर्जन के करीब लोग ज़ख्मी हुए। उसके बाद हमने देखा कि चमन के आसपास के इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, वहाँ के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं एक आफत ज़दा एरिया करार दे दिया गया। और कुछ जगहों पर ऐसा भी रिपोर्ट हो रहा था कि एक फुल फ्लेज्ड हमला हो गया अफगानिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की फोर्सेस ने ऑब्वियसली जवाबी कार्रवाई की, उनकी बंदूकों को खामोश करवाया। इसके साथ ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी शदीद रद्द अमल दिया। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुई कि जो अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने प्रोवोक किया और इस वजह से ये सारी झड़प हुई है। अब अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? इधर ज़रा हम देखते हैं, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री है मुल्ला याकूब के हाथ में। मुल्ला याकूब हैं मुल्ला उमर के बेटे। मुल्ला उमर कौन है? तालिबान के फाउंडिंग फादर, जो 94 में जब ये सारी तहरीक जब ये जन्म ले रही थी तो कंधार के करीब ये सब जमा हुए थे। मुल्ला उमर इनके सुप्रीम लीडर थे, उसके ये बेटे हैं मुल्ला याकूब। और मुल्ला याकूब के हवाले से अगर आपको याद हो, हमने तकरीबन 5 माह पहले भी वीडियो बनाई थी उनके एक अग्रेसिव एंटी पाकिस्तान बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अमरीकियों को अपनी एयर स्पेस दे रहा है ड्रोन हमलों के लिए। जो एमन ज़वारी पर अटैक हुआ था तो मुल्ला याकूब ने उस वक्त कहा था कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है ड्रोन हमला। और इसके अलावा मुल्ला याकूब साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर हमें फ्यूचर में कोई चांस मिला तो हम भारत की जो अकेडमीज़ हैं वहाँ पर अपने सोल्जर्स को ट्रेन करवाएंगे, यानी अपने तालिबान सोल्जर्स को भारत में ट्रेनिंग देंगे। वो उस ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं। तो यहाँ से आप देख लें इनके 2-3 एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स और कुछ प्रो इंडियन स्टेटमेंट्स तालिबान के फाउंडिंग फादर के बेटे मुल्ला याकूब की, जिनके पास इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री है तालिबान की। अब यहाँ पर ये मामला मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप इसके अंदर जाएं, इसको मज़ीद स्टडी करें। तालिबान के अंदर भी ना कुछ फैक्शंस बन चुके हैं, कुछ उनकी भी ग्रो बंदियाँ हैं। 2 बड़े ग्रुप्स की बात करें तो एक है कंधारवी ग्रुप और एक है काबुल ग्रुप, और तीसरा एक हक्कानी ग्रुप भी है, हक्कानी नेटवर्क जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली ये जो कंधार वाला इलाका है जो कोयटा के पास लगता है, जहाँ पर चमन बॉर्डर है, वहाँ पर इनकी ज़्यादा चलती है मुल्ला याकूब वगैरह की। और एक और वहाँ पर कमांडर हैं जिनका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, जो इस वक्त तालिबान के सबसे बड़े लीडर हैं, सुप्रीम लीडर आप कह सकते हैं। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर भी तालिबान के फाउंडिंग फादर्स में से थे और इनके पहले पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे 94 में जब इन्होंने पहली बार हुकूमत बनाई थी। फिर क्या हुआ? फिर हो जाता 9/11। मुशर्रफ साहब की जब हुकूमत थी, हमने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका के कहने पर हमने तालिबान के बहुत से कमांडर्स पकड़ लिए। तो क्या हुआ कि जो लोग हमारे पहले बड़े अच्छे दोस्त थे उनसे हमारी थोड़ी सी नाराज़गी शुरू हो गई। उसके पीछे भी ऑब्वियसली उसी दहशतगर्दी की जंग का हाथ था। अमेरिका में कहता था लोगों को पकड़ो और हम पकड़ के दे देते थे उन्हें, या अपनी जेलों में बंद कर देते थे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को हमने पकड़ लिया, वही मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो इस वक्त मुल्ला याकूब के साथ बैठा हुआ है कंधार में। तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को हमने तकरीबन 2011-12 के करीब पकड़ा अमरीकियों के कहने पे। अब ऑब्वियसली सारे रिलेशंस हमारे उनसे ख़राब हो गए। अब ये हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या सलूक होता था। हो सकता है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ बड़ा अच्छा सलूक करती हों जेल में, या कुछ और मामला हों। फिर क्या होता है 2018 में ट्रम्प साहब कहते हैं इमरान खान को, यार साड़ी मदद करो, हमें कुछ मतलब बातचीत करवाओ तालिबान से। तब हमने अमेरिका के कहने पर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को छोड़ दिया। ठीक है यार, आप आज से आज़ाद हैं आप।
और उसी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने फिर मुआहदा किया अमरीकियों के साथ, ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ हाथ मिलाया। और अब ये कहा जाता है, मतलब पाकिस्तान के अगर आप कुछ लोगों से बात करें या कुछ और एनालिस्ट से बात करें तो वो कहते हैं कि ये जो कंधारवी ग्रुप है ना, ये थोड़ा सा अब हो गया है अमेरिका के साथ, मतलब अंदर खाते इनकी कोई डीलिंग्स चल रही है जिसमें हो सकता है कि कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स भी हों। इसलिए मुल्ला याकूब साहब के बड़े एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स आते हैं। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर वो भी बड़ी चुप करके जी वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ आ जाता है ये काबुल ग्रुप, जहाँ बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं या इस हक्कानी नेटवर्क के। और हक्कानी नेटवर्क के हवाले से वेस्टर्न मीडिया बड़ा इल्ज़ाम लगाता है कि इसको ISI इसकी पुष्टपनाही करती रही है। आपको याद होगा जनरल फैज़ का जो विज़िट हुआ था लास्ट ईयर का, उसमें वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा लिखा था कि जनरल फैज़ काबुल में गए थे इन सब को इकट्ठा करने के लिए, हक्कानीस को गाइड करने के लिए कि जी अपने मामला सेट करो, फ़ौरन हुकूमत बनाओ। तो ये वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का ये किरदार था उस वक़्त। और पाकिस्तान का ये लोग कहते हैं, वेस्टर्न मीडिया कहता है कि पाकिस्तान का बड़ा असर और रसूख है ये काबुल वाली साइड पर जो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान है। लेकिन अगर कंधार की बात करें, चमन बॉर्डर की बात करें जो कोयटा के साथ लगता है, वहाँ पर हमारी इनसे नहीं बन पा रही तालिबान से। तालिबान के अपने अंदर इतनी धड़ाबंदी हो चुकी है कि वो अब अपनी पॉलिटिक्स में वो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को यूज़ कर रहे हैं। और सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है, तो उसको वो कुछ जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देके, हमारे पर हमले करके। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं आप इसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं। एक और यहाँ पर चीज़ ये भी आती है, कुछ लोकल रिपोर्टर्स के मुताबिक मतलब ये भी बात सुनने को मिल रही है कि ये कंधारवी जो ग्रुप है ये पाकिस्तान पर ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि आप हमारे अगेंस्ट जो मिलिटेंट्स हैं उनको आप सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान को कहता है। जबकि पाकिस्तान की एक ऑफिशियल एक स्टेटेड पोजीशन है कि जी तालिबान को हम बड़ा प्रेशराइज़ करते हैं कि TTP को आप कंट्रोल में करें। तो अब वो तालिबान हमें ये कहना शुरू हो गए कि आपने कुछ धड़ों को हमारे अगेंस्ट यूज़ करना शुरू कर दिया, इसलिए हम ये एग्रेशन दिखा रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको कुछ बताए, कुछ इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और क्या चल रहा है। अब इसमें अगर हम ह्यूमन एलिमेंट देखें ना तो वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 20 साल अफ़गानियों को ब्रूटलाइज किया है इस जंग ने। आप उनसे किसी रैशनैलिटी की उम्मीद नहीं रख सकते कि जी वो बड़े महज़ब अंदाज में आपसे बात करेंगे। वहाँ का जो उनकी चेक पोस्ट पर जो सोल्जर खड़ा होगा तालिबान का, वो बड़ा ही तमीज़ वाला होगा, ऐसा आप ना सोचें। आपको याद है ना पिछले साल वो किस तरह आपकी बाढ़ को उखाड़ फेंक रहे थे, उसकी यही रीजंस हैं। कोई एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं वहाँ पे। 20 साल की जंग ने उनको हिलाकर रख दिया। और ये भी एक हकीकत है, वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। वहाँ का जब सोल्जर अगर उसको गुस्सा चढ़ता है या वो अपने लोकल कमांडर से ही पूछ के वो वहाँ पे फायरिंग शुरू कर देता है अगर उसको कोई भी चीज़ बुरी लगेगी। यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर वो काम नहीं कर सकता, उसको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि ज़रा आप हाथ हौला रखो जो कह रहे हैं कि जी F-16 पहुँचा दो वहाँ पे, आपकी इतनी बड़ी टैंक्स हैं आपके पास जंगी जहाज़ हैं, पता नहीं क्या कुछ है। नो डाउट, क्या मुकाबला है हमारा उनसे, हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम तो मिनटों में उनके सारे शहरों को तबाह कर सकते हैं। लेकिन आप खुद बताएं क्या वो सोल्यूशन होगा? क्या अफ़गानिस्तान में कोई भी सुपर पावर वहाँ से सुकून से निकली है? आप ब्रिटिश का हाल देख लें, आप देख लें अमरीकियों के साथ क्या हुआ, आप देख लें रशियंस के साथ क्या हुआ। तो आप क्या समझ रहे हैं, आप उन पर एक जंग अगर नाफिज करने का सोचेंगे तो क्या वो मतलब वो 2-3 दिन में मार खा के चुप हो जाएंगे? वो तो फिर आप एक दहाइयों की जंग शुरू कर देंगे। तो इसको बड़ा ठंडे अंदाज में लेकर चलना होगा। ये कोई आसान मामला नहीं है, इसके लिए विजन की ज़रूरत है जो इस हुकूमत के पास नहीं है। ये ऑब्वियसली मुझे पता है ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, लोग इस वक्त तपे बैठे हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमने फ्यूचर में लोगों की जानें बचानी है, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्यूचर की मुस्तकबिल की बड़ी जंग से बचना है। अभी आप दिलों को ठंडा कर लेंगे उनके कुछ बंदे मार के, आप अपने टैंक और अगर आप जहाज़ ले आए बॉर्डर पे, लेकिन ये फिर आपने देखना कि उसके क्या फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कितने साल वो जंग चलेगी, कितने मज़ीद लोग हमारे शहीद होंगे, ये हमने फ़ैसला करना है। अब पिछले साल क्या हो रहा था, जब हमने देखा कि जब अमेरिका वहाँ से निकला तो पाकिस्तानियों को एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि अब थोड़ा सा पीस आएगा, इसलिए हमने उनकी बिहाफ पे हमने कॉन्फ्रेंसेस करवाई। OIC पूरी इस्लामी दुनिया इस्लामाबाद में आई। हम ये सोच रहे थे क्योंकि अफ़गानिस्तान का मसला हमारे साथ भी जुड़ा है, हमारी यही कोशिश थी कि वहाँ पर पीस अमन कायम हो। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं हो सकी, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा
कि इसको जंग में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान से जंग ये कोई सिंपल मैटर नहीं है। आप वहाँ पर चला के देख लें एक दफ़ा, अपने जहाज़ों को यूज़ करके देख लें। ये जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं ना, जो हमारे मीडिया में जो कह रहे हैं हमला कर दो, ये कोई अप्रोच नहीं है। आप वहाँ की रियलिटीज़ को भी समझें। वहाँ पर भी एक जंगल का कानून है, तो उसको लोकल रियलिटीज़ के मुताबिक ही हल करना पड़ेगा। अब आप अगर इस हुकूमत की हरकतों पे आएँ तो इनके पास तो कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी, कोई विजन नहीं है। राना सनाउल्लाह थोड़े दिन पहले कह रहा था कि जी ये दुश्मन मुल्क है, फिर उसने उसकी क्लैरिफिकेशन दी। बिलावल उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं। हिना रब्बानी घर जाती है तो पूरा इनकी जो ब्रिगेड है वो शुरू हो जाती है कि जी देखो जी हमने कहा कितनी ऑप्टिक्स की गेम है, हमने तालिबान को ऑप्टिक्स में हरा दिया कि जी एक औरत मिल रही है तालिबान से। ये आप तालिबान को ऑप्टिक्स में हराने चल पड़े। ये मतलब आपकी सिचुएशन है। तालिबान की कौन इज़्ज़त करता है? कोई नहीं करता पूरी दुनिया में। आप उनके हमसाए हैं, लेकिन आप भी वही काम कर रहे हैं जो मगरबी मीडिया करता है या वेस्टर्न लोग करते हैं। वो भी बड़ा मीडिया को यूज़ करते हैं, देखो जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये मामला इस तरह हल नहीं होंगे कि हमने उनको जी नीचा दिखा दिया एक औरत को वहाँ पे भेज के। ये तो इन लोगों की स्ट्रेटजी है। कोई ग्रैंड स्ट्रेटजी इसमें इसका बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आता है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये सारी स्ट्रेटजी आपके हाथ से निकल रही है। और देखें, हम लोग जो खुश हो रहे थे वहाँ पर कि जी अमेरिका भाग रहा है, भारत दुम दबा के भाग रहा है, अब वो वापस आ रहे हैं। वो मुल्ला याकूब से दोस्ती की बातें कर रहे हैं, और हम वहाँ से अपनी एम्बेसी को पैक करके हम भाग रहे हैं, अपने बैग्स पैक करके। ये आपकी पॉलिसीज़ का नतीजा है। ये मैंने पहले भी कहा है कि जब से ये हमारे मुल्क में पॉलिटिकल बैटल का आगाज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ है। स्ट्रेटेजिकली हमने बहुत सी चीज़ों को लूज़ किया है, और इसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए आपकी इकॉनमी को चलाने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, या डिप्लोमेसी करने के लिए। तो ये सीरियस लोगों का काम है, ये गुलगपाड़ों का काम नहीं है। अब इसमें हमें एक जो फाइनल इसमें एस्पेक्ट है वो है जियोपॉलिटिकल, वो भी इसमें एक एलिमेंट है। आप देखें, अभी कल हम देख रहे थे कि सेंटकॉम का कमांडर, अमरीकी सेंटकॉम का कमांडर आया हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहा था, और वो विज़िट भी कर रहे हैं तौरखम वगैरह के। वो अमरीकी बड़े खुशबाश, और वो पूरी ऐसे लग रहा है कि वो ऑब्वियसली उनकी आपसे यही डिमांड है कि जी आपको वो दोबारा पाकिस्तान उन्हें अकोमोडेट करे अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान पे नज़र रखें। बेसिकली ये एक ग्रेटर गेम का भी एक हिस्सा है, वो भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें भी सैंडविच बना हुआ है। अभी देखें, चाइनीज़ एक होटल पे भी अटैक हुआ है काबुल में, और चाइना उससे भी बड़ा डिस्टर्ब है। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान एक मेन प्लेयर है, पाकिस्तान हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चले, अफ़गान पॉलिसी हमारी मर्ज़ी से बनाए, हमें बेसिस दे, बेसिस ना दे तो कम से कम हवाई रास्ता दे। तो जो हमारी सारी उम्मीदें थी ना कि अमेरिका चला गया सुकून आ जाएगा, वो फ़िलहाल वो शायद वो ख्वाहिशात हमारी अभी पूरी होने का टाइम नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी हमने एक खदशे का इजहार किया था कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये वही एक हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो चुकी है। अमेरिकन मौजूदगी, अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिका की कांस्टेंट मुदाखलत हमारे ऑप्शंस को यहाँ पर कॉम्प्लिकेट करेगी। हमारे लिए जो मसले मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। अब आप देखें ना, अब अगर कोई बात आती है कि जी हमने कोई बेस दे दी है, बेस तो खैर इतनी आसानी से नहीं हम देंगे, लेकिन अगर कोई एयर स्पेस दे देते हैं या कुछ ऐसी कोई अरेंजमेंट जैसे जिस तरह इनकी आनी जानियाँ लगी हुई हैं, तो इससे भी एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। ये भी आपके पॉलिसी मेकर्स को बड़ा सोचने की ज़रूरत है कि इस चीज़ के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। अफ़गानिस्तान में कहाँ तक हमने अमेरिका को अकोमोडेट करना है, इसके लिए सीरियस पॉलिसी की ज़रूरत है। इसमें ये पॉलिसी नहीं चलेगी जी कि हिना रब्बानी खर मिल लिया उसने तालिबान से तो ये हमारी जीत है, ये नहीं। इसमें बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। ये हमने देखना है कि कितना फ़ायदा है, अमरीकियों को अकोमोडेट करने का कितना फ़ायदा है, या चाइनीज़ के साथ हमारे क्या एम्बिशंस हैं अफ़गानिस्तान में, या हमारे अपने कितने नुकसान हैं, अपना कितना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर रशिया की बात करें ना, तो रशिया तो इल्ज़ाम लगाता है अमेरिका पे, पुतिन के उनकी मौजूदगी से ये पूरा ख़ित्ता ख़राब हुआ है। और हमारे यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं कि जी अगर अमेरिका आ गया तो फिर अमेरिका ही जिंदाबाद, अमेरिका बहादुर जिंदाबाद। वो बाकी सारे नुकसानात उसके भूल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी अमेरिका ने हमारे से बात कर ली, बेस्ट, अमेरिका हमारा माई बाप है, ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे हम अपने जो स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं पिछले कुछ सालों के, उनको बहुत तेज़ी से लूज़ कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन है, इस गंभीर मसले का, इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। जैसे कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि F-17 भेज दें, क्या वो सोल्यूशन है? पूरी मार धाड़ एक जंग शुरू कर दें,
या ठंडे दिमाग से स्ट्रेटजी के साथ, पूरी सोच विचार के साथ अफगान पॉलिसी बनाई जाए सीरियसनेस के साथ? क्या वो सीरियसनेस है यहाँ पर? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।